हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये टू बी विद यू का 34 एपिसोड है और अगर अब तक आपने इसके प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि पहले आप इसके प्रीवियस एपिसोड्स देख लीजिए तो आपको ये ड्रामा और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में मिया अपने डैड के सामने जाती है और उनसे बोलती है कि डैड, अब मुझे समझ में आ गया है कि क्यों आप ओयांग को देखकर इतना गुस्सा करते थे और मुझे उससे दूर रहने के लिए कहते थे, बट आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओयांग के डैड चाहे कितने भी अमीर क्यों ना हो, मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी और मैं हमेशा आपको ही अपना डैड मानूंगी और आपके ही साथ रहूंगी। बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए क्योंकि मुझे आपके बिना बहुत ही अकेला फील हो रहा है। भले ही लीतो और वे मेरा बहुत ही ज्यादा साथ दे रहे हैं लेकिन आपकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता है। और ऐसा ही कहकर जब वो हॉस्पिटल से बाहर आ रही होती है तभी वहाँ पर उसे ओयांग के डैड मिल जाते हैं और वो उससे बोलते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ आज तक बहुत ज्यादा बुरा किया है। मैंने सुना है कि ओयांग ने तुम्हें सारी सच्चाई बता दी है। ओयांग को भी ये सारी सच्चाई जानकर बहुत ज्यादा दुख हुआ। वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और वो तो ये भी नहीं चाहता था कि तुम्हें सच्चाई के बारे में पता चले क्योंकि उसे पता था कि अगर तुम्हें ये सब पता चलेगा तो तुम्हें बहुत ज्यादा दुख होगा। इसीलिए उसने तुम्हें सच्चाई बताने से बेहतर शांत रहना ही ठीक समझा। मैंने ओयांग को सीयू से शादी करने के लिए मना दिया है। आई थिंक तुम्हें भी अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ लेना चाहिए। तुम इस बात को एक्सेप्ट करो या ना करो, मैं तुम्हारा डैड हूँ और तुम और दुरन मेरी बेटियां हूँ और एक डैड होने के नाते मैं तुम्हें इस तरीके से परेशान होता हुआ नहीं देख सकता हूँ। अब तो तुम्हें मेरी सारी सच्चाई पता चल चुकी है ना, इसलिए तुम मेरे घर पर चलो। बचपन से तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया लेकिन अब मैं वो सारी चीज करूंगा जो तुम चाहती हो और अब तुम्हें कभी भी ये एहसास नहीं होगा कि तुम एक अनाथ हो। ओयांग की डैड की बात सुनकर मिया उनसे बोलती है कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं आ सकती हूँ क्योंकि मेरे डैड बीमार है और वो अंदर है। इस तरीके से मैं उन्हें छोड़कर कैसे आ सकती हूँ, मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। हालांकि वो गरीब है लेकिन आज तक उन्होंने मुझे कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी है। मिया की बात सुनकर ओयांग के डैड उससे बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे डैड को भी बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करूंगा। आखिर उन्होंने तुम्हारा इतने सालों तक अच्छे से ख्याल जो रखा है। प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। अब मैं और ज्यादा रिग्रेट नहीं करना चाहता हूँ। पहले ही मैंने तुम्हारी मॉम को खो चुका है और अब वो हमारे साथ नहीं है और अब मैं कुछ और बुरा होते हुए नहीं देख सकता हूँ। ये सारी बात सुनकर मिया बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसको ये बात नहीं पता थी कि उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही है। अपनी डैड की बात सुनकर वो उससे बोलते हैं कि मेरी मॉम को क्या हुआ, वो ठीक तो है ना। तो मिया के डैड उससे बोलते हैं कि जब तुम बैंकॉक गए थे तो वहाँ पर गुंडों से तुम्हें दोरन ने बचाया था ना। जिन गुंडों से दोरन ने तुम्हें बचाया था उन गुंडों ने दोरन से बदला लेने के लिए तुम्हारी मॉम को मार दिया और अब वो हमारे साथ इस दुनिया में नहीं रही है। ये सारी बात सुनकर मिया के होश उड़ जाते हैं और वो खुद को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाती है। जैसे ही वो ये खबर सुनती है वैसे ही वो ओयांग के डैड से ज्यादा बात ना करते हुए वहाँ पर से चली जाती है। वहाँ पर से जाने के बाद मिया दोरन को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। मिया की बात सुनकर दोरन उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। थोड़े ही देर में दोरन मिया के सामने आती है तो मिया दोरन से कहती है कि हमारी मॉम को क्या हो गया, वो इतने जल्दी हमें छोड़कर कैसे जा सकती है, मुझे माफ कर दो, ये सब सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। ना ही उन गुंडों से तुम हमें उस दिन बचाती और ना ही हमारी मॉम के साथ ये सब होता। मिया की बातें सुनकर उसकी बहन उससे बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम्हें थोड़ी पता था कि ये सब होगा। वैसे इसमें किसी की भी गलती नहीं है, बस हमारी मॉम का बैड लक है। अब जो कुछ भी हो गया है मैं उसे याद नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज तुम भी यहाँ पर मेरे साथ रहने के लिए आ जाओ, मैं अकेला यहाँ पर बहुत ज्यादा बोर हो जाती हूँ। दोरन की बातें सुनकर मिया उससे बोलती है कि आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए यहाँ पर नहीं आ सकती हूँ। तो दोरन मिया की बातों पर हंसती है और उससे बोलती है कि तुम यहाँ पर ओयांग की वजह से नहीं आना चाहती हो ना। अब तुम ओयांग को अपने दिमाग से निकाल दो, तुम्हें इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा हैंडसम लड़की मिल जाएंगी। उसकी वजह से तुम इस तरीके से अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद तो नहीं कर सकती हो ना। तुम्हें पता है आज तक मैंने कितने मुश्किल से अपनी जिंदगी काटी है और मुझे पता है कि आज तक तुम्हारी लाइफ भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रही होगी, लेकिन अब जब तुम्हें लाइफ को एंजॉय करने का मौका मिल रहा है तो तुम इस तरीके से इस मौके को गवा क्यों रही हो। ओ चार्लिंग हमारे डैड है और वो एक बहुत ही अमीर इंसान है, इसलिए वो हमारी सारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। जो कुछ भी हमारे डैड का है वो सब कुछ हमारा है। मैं हमेशा से अपनी मॉम को एक आराम भरी जिंदगी देना चाहती थी क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, लेकिन आज जब उनके आराम करने के दिन आए तो वो इस दुनिया में नहीं है। मुझे उनके लिए सच में बहुत ज्यादा बुरा लगता है। ये सब सुनकर मिया उससे बोलती है कि वाकई में हमारी मॉम के साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, आज के बाद मैं तुम्हारी हमेशा हेल्प करूंगी और तुम मेरे दिल की सबसे क्लोज पर्सन भी होगी। तुमको पता है मैं ये सब जानकर कितना ज्यादा खुश हुई थी कि मेरी एक बहन भी है। आज के बाद मेरा घर तुम्हारा घर है, हालांकि मेरा घर थोड़ा बहुत छोटा है पर तुम वहाँ पर आ सकती हो, तुम्हें वहाँ पर बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फिर दोनों उससे बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, अगर आज के बाद तुम्हें कोई भी बुली करेगा ना तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए जरूर आऊंगी क्योंकि तुम्हारी बहन किसी भी चीज में अच्छी नहीं है लड़ाई के अलावा। दूसरी तरफ चैन से मिया के डैड के सामने जाता है और उनके सामने बोलता है कि पैसों के लिए और हाई पोजीशन के लिए मैं कुत्तों की तरह ओरे के पीछे घूमता रहता था और आखिर में मुझे ऐसा लगा कि मैंने सब कुछ पा भी लिया है, बट मुझे सच में बहुत ही ज्यादा रिग्रेट हो रहा है क्योंकि कुछ पैसों के लिए मैंने अपनी सबसे फेवरेट चीज मिया को भी छोड़ दिया था, जिसने आज तक सबसे ज्यादा मुझसे प्यार किया और मैंने भी उसी से किया। आई विश कि मैं ओरे के साथ रिलेशन में जाता ही नहीं, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है।
जब आप होश में आओगे तो मेरा क्या होगा? मेरी ही वजह से आज आपकी ये हालत हो रखी है। आई विश कि सब कुछ पहले जैसा हो जाता। थोड़े ही देर में चैन से उदास होकर जब रास्ते में जा रहा होता है तभी उसको ओरे के डैड का कॉल आता है और वो उसको बताते हैं कि ओरे की मॉम ओरे की हेल्प करेगी उस कंपनी का चेयरमैन बनने में। ओरे की डैड की बातें सुनकर चैंसे को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि उसके लिए कौन सी डायरेक्शन सही है। या तो वो अपने झूठ को छुपाने के लिए थोड़े और झूठ बोले या फिर वो सभी के सामने सरेंडर कर दे। दूसरी तरफ दोरन अपने डैड से बोलती है कि जब वो थाईलैंड में थे तो उसे अपनी मॉम का ट्रीटमेंट कराने के लिए बहुत ही ज्यादा उधार लेना पड़ रहा था और उसके पास उधार चुकाने के पैसे नहीं थे। तभी उसको मिया दिख गई। मिया का पर्स खो गया था इसलिए वो उसे पैसे नहीं दे पाई तो उसको 1 मिलियन रुपीज लीदो ने दिए थे। फिर वो अपने डैड से बोलती है कि जब मेरे पास अब पैसे हैं तो मुझे उन्हें पैसे वापस कर देने चाहिए क्योंकि मुझे इस तरीके से पैसे उधार लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये सारी बात सुनकर उसके डैड उससे बोलते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लीदो ने तुम्हारी भी और हमारी भी बहुत ज्यादा हेल्प की है, तुम्हें उससे उसके पैसे वापस लौटा देने चाहिए। मैं तुमको पैसे दे दूंगा, तुम उन्हें वापस लौटा देना। दोरन जैसे ही ये बात सुनती है तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड जाती है क्योंकि वो लीदो को पसंद करती थी और उसे लीदो से मिलने का मौका जो मिल रहा था, इसीलिए दोरन सच सवर के लीदो की कंपनी में चली जाती है। दोरन हील और अच्छे से कपड़े पहनकर लीदो को उसके सामने इम्प्रेस करने के लिए चली तो जाती है बट आज से पहले उसने कभी भी हील्स नहीं पहनी थी इसलिए उसे उन हील्स में इतना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था कि जहां उसे लीदो की कंपनी में जाने में सिर्फ 5 मिनट लगने थे वहां पर वो पूरा 1 घंटा ले रही थी। ये सारी चीजें देखकर दोरन को बहुत ही ज्यादा नर्वसनेस होती है बट उसके बाद वो अपने आप को काउंट डाउन करती है और लीदो को कॉल लगाती है। पहले तो लीदो दोरन को पहचान नहीं पाता है बट उसके बाद दोरन उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है तो उसके बाद लीदो उसे अपने ऑफिस में आने की परमिशन दे देता है। दूसरी तरफ ओयांग के डैड ओयांग को मिलने के लिए बुलाते हैं और उसे बोलते हैं कि जब से दोरन उनके घर पे आई है तभी से ओयांग उन सभी के साथ खाना खाने के लिए नहीं आ रहा है। मैं जानता हूँ कि दोरन और मिया एक जैसे ही दिखते हैं इसीलिए तुम दोरन को अवॉइड कर रहे हो ना, बट अब जो हो गया है तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दोरन तुम्हारी बहन है। तो उसके बाद ओयांग अपने डैड की बात मान जाता है और उनसे बोलता है कि जैसा आप कह रहे हो मैं वैसे ही करूंगा। थोड़ी ही देर में ओयांग अपने डैड से बोलता है कि आपके एक बहुत ही अच्छे दोस्त है ना जो यूएसए में और वो एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर भी है, तो आई थिंक हमें मिया के डैड का इलाज उसी हॉस्पिटल में करवाना चाहिए। ये सब सुनकर उसके डैड उससे बोलते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं भी यही सोच रहा था। थोड़ी ही देर में ओयांग वहाँ पर से जाने वाला होता है तब तक उसके डैड उससे रोकते हैं और उससे बोलते हैं कि सीयू के डैड हमारे साथ डिनर करना चाहते हैं, अगर तुम चाहते हो तो हम वहाँ पर चले जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हें सीयू के साथ शादी नहीं करनी है तो तुम मुझे बता दो क्योंकि मैं तुम्हें सीयू से शादी करने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। आखिरकार ये तुम्हारी पूरी लाइफ का सवाल है। अपने डैड की बातें सुनने के बाद ओयांग उनसे बोलता है कि डैड मुझे सीयू पसंद है और मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ किसी तरीके से लड़खड़ाते और अपने आप को संभालते हुए दोरन लीदो के सामने पहुंच ही जाती है और लीदो को देखने के बाद तो उसे किसी चीज का होश ही नहीं रहता है। वो लीदो को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। थोड़े ही देर में लीदो उससे बोलता है कि आज तुम यहाँ पर अचानक से क्यों आ गई, तुम्हें मुझसे कुछ काम है क्या? तो ये सारी बात सुनने के बाद दोरन उससे बोलती है कि हाँ मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी काम है, तुमने मुझे पैसे दिए थे ना तो मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटाने के लिए आई हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें जल्द ही तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूंगी। तो लीदो उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें पैसे लौटाने की कोई भी जरूरत नहीं है, आखिरकार तुमने मेरे भाई बहनों की जान जो बचाई थी। तो दोरन उससे बोलती है कि जो कुछ भी मैंने किया था वो मेरा फर्ज था, अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसे ही करता, बट तुमको ये पैसे तो लेने पड़ेंगे। पहले तो लीदो उससे पैसे लेने के लिए मना करता है बट जब दोरन उससे बहुत ही ज्यादा जबरदस्ती करती है तो उससे वो पैसे लेने ही पड़ते हैं। कुछ ही देर बाद लीदो दोरन को कॉफी पीने के लिए बोलता है। जैसे ही दोरन उस कॉफी को पीती है तो उसे वो कॉफी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, इसलिए वो लीदो से बोलती है कि आई एम सो सॉरी, मुझे कॉफी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है, थोड़ी कड़वी हो रही है ना। लीदो तो उसकी ये सारी हरकतें देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसको दोरन की इन हरकतों पर बहुत ही ज्यादा हंसी भी आ रही होती है। थोड़ी ही देर में लीदो दोरन से कहता है कि क्यों ना तुम, मैं और मिया साथ में डिनर करें। लीदो की बात सुनकर दोरन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और लीदो से बोलती है कि हाँ मैं तो तैयार हूँ, चलो हम अभी चलते हैं। फिर लीदो उससे बोलता है कि आई एम सो सॉरी, मैं आज के लिए नहीं बोल रहा, 2-3 दिन बाद, क्योंकि आज मुझे जरा कुछ काम है। तो दोरन कहती है कि ओ आई एम सॉरी, जब तुम्हारा मन करे तब तुम मुझे डिनर करने के लिए बुला देना। और ऐसा ही कहकर वो वहाँ पर से चली जाती है। वहाँ पर से जाने के बाद दोरन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलती है कि मैं इस तरीके से बिहेव कैसे कर सकती हूँ, सच में मुझे बहुत ही ज्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रहा है, मुझे तो अपने आप को मारने का मन कर रहा है। और इसी तरीके से जब वो अपने आप से ही बातें कर रही होती है तो पीछे से ही उसकी बातें लीदो सुन रहा होता है और उसके बाद वो पीछे से दोरन को आवाज लगाकर बोलता है कि तुम्हें कुछ और भी चाहिए क्या? दोरन को ये पता नहीं होता है कि लीदो उसके पीछे ही बैठ रखा है। उसके बाद फिर वो जब पीछे देखती है तो वो लीदो से बोलती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए और ऐसा ही कहकर वो वहाँ पर से भागकर चली जाती है। कुछ ही देर में ओयांग की फैमिली सीयू की फैमिली वालों के साथ डिनर करने के लिए जाती है।
जहाँ पर के सीओ के डैड ओयांग से बोलते हैं कि मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है जो मेरी बेटी की शादी तुम जैसे जेंटलमैन लड़के के साथ हो रही है। आई होप कि तुम दोनों इसी तरीके से पूरी लाइफ में हैप्पी रहो। ये सब सुनकर ओयांग की मॉम भी बोलती है कि मैं भी बहुत ज्यादा लकी हूँ जब मुझे सीओ की तरह इतनी ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट बहू मिली है। सीओ सच में बहुत ही ज्यादा प्यारी लड़की है, मैं इसका अपनी बेटी की तरह ख्याल रखूंगी और आपको सीओ की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि शादी के बाद वो बहुत ज्यादा खुश रहेगी। ये सब सुनकर सीओ के डैड उनसे बोलते हैं कि सीओ एक बहुत ही अच्छी लड़की है। हालांकि इसकी मॉम की डेथ यंग एज में हो गई थी, बट उसके बाद मैंने ही इसे मॉम और डैड का प्यार दिया। लेकिन अब सीओ बहुत ही ज्यादा खुश होगी क्योंकि उसे दोबारा से उसकी मॉम वापस जब मिलने वाली है। दूसरी तरफ थोड़ी ही देर में दोरान बार में जाती है और वहाँ पर बैठकर अपनी हरकतों को याद करने लग जाती है। अपनी सारी बातों को याद कर उसे बहुत ही ज्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रहा होता है। तभी वहाँ पर उसका दोस्त आ जाता है और वो उससे बोलता है कि क्या हुआ, तुम इस तरीके से उदास होकर क्यों बैठ रखी हो, कहीं लीदू ने तुम्हें रिजेक्ट तो नहीं कर दिया। तो दोनों उससे बोलती है कि वो मुझे रिजेक्ट क्यों करेगा, मैंने उसे प्रपोज ही कहा किया है। ये सब सुनकर उसका दोस्त बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और दुरन से कहता है कि मुझे पता था कि तुम मुझसे ही प्यार करती हो, इसलिए तुम मुझसे कभी प्रपोज नहीं कर सकती हो, तुम्हारे लिए मुझसे अच्छा लड़का कोई और हो ही नहीं सकता है। ये सब सुनकर दुरन उसे डांटती है और उससे बोलती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, ये फालतू बात मत बोलो, मैं तुम्हें हमेशा से अपने भाई की तरह मानती हूँ और मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं कर सकती हूँ। तो फिर उसका दोस्त उससे बोलता है कि अगर तुम मुझसे प्यार ही नहीं कर सकती तो मैं यहाँ पर रहकर क्या करूंगा, ठीक है मैं दोबारा से थाईलैंड जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारा और एहसान नहीं चाहिए, मैं कोई जॉब ढूंढ लूंगा और वहीं पर ही काम कर लूंगा। फिर दोनों उससे बोलती है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है और कोई जॉब ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक जॉब दे रही हूँ। आज के बाद तुम मेरे लिए लीदो पर नजर रखोगे, जैसा कि तुमको ये तो पता ही है कि मैं लीदो को कितना ज्यादा पसंद करती हूँ और आज के बाद मैं उससे किसी भी तरीके से पाकर रहूंगी, इसीलिए इस सब में तुम मेरी हेल्प करोगे। तो ये सब सुनकर उसका दोस्त उसकी हेल्प करने के लिए मना कर देता है और वहाँ पर से चला जाता है। बट थोड़ी ही देर में उसको याद आता है कि अगर वो यहाँ पर से चला भी गया तो उसके पास तो पैसे ही नहीं है, इसीलिए वो जाएगा कहाँ। तो वो दोबारा से दोनों के पास आता है और उसकी बात मानने के लिए राजी हो जाता है। दूसरी तरफ सीओ यांग से बोलती है कि मुझे पता है कि अभी भी तुम मिया को बहुत ज्यादा पसंद करते हो और तुम्हारे दिल में अभी भी वही है, मैं अपना पूरा ट्राई करूंगी कि तुम्हारे दिल में मैं उसकी जगह ले सकूं और तुम जल्द से जल्द भूल जाओ और तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे मॉम डैड आज से मेरे मॉम डैड भी है। आखिरकार बहुत ही जल्दी हम दोनों की शादी जो होने वाली है। सच में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ जो मुझे तुम्हारे जितना इतना अच्छा लड़का मिला है। बस मैं गॉड से यही प्रे करना चाहूंगी कि हम दोनों के बीच में जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए और मैं एक बहुत ही अच्छी वाइफ और एक बहुत ही अच्छी मदर भी बनूं। दूसरी तरफ ली दो मिया के पास जाता है और उससे बोलता है कि उसके पापा का ट्रीटमेंट करने के लिए उसको एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर मिल गया है जो कि यूएसए में है। ये सब सुनकर मिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और लीदो से बोलती है कि क्या सच में अब मेरे पापा बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगे, बट यूएसए जाकर अपने पापा के इलाज कराने के मेरे पास पैसे नहीं है, वहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा पैसे लगेंगे ना इलाज कराने में। फिर लीदो उससे बोलता है कि तुम्हें पैसों की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पापा के सारे मेडिकल एक्सपेंसेस भर दूंगा और अगर तुम अपने डैड के साथ यूएसए में जाओगे ना तो तुम्हारा माइंड भी बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। मुझे भी किसी बिजनेस के पर्पज से यूएसए जाना था, इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। ये सब सुनकर मिया उससे बोलती है कि आप इस तरीके से अपना बिजनेस छोड़कर कैसे हमारे साथ आ सकते हैं, आपको हमारी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर लीदो उससे बोलता है कि मुझे किसी बिजनेस के पर्पज से वहाँ पर आना है, इसलिए मैं आ रहा हूँ और वैसे भी यहाँ पर तो सारी चीजें मेरे डैड और वे संभाल ही देंगे। आखिरकार यही तो टाइम है जब वे भी अपने आप को प्रूव कर सकती है और आई होप कि वो अपने आप को प्रूव भी करे। और वैसे भी अगर उन दोनों को कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आजकल इंटरनेट तो इतना ज्यादा डेवलप है ही, मैं उनसे वीडियो कॉल पे बात कर लूंगा और उनकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उन्हें बता दूंगा। तो मिया लीदो से कहती है कि ये सब तो ठीक है बट मैं आपको आपके पैसे जल्द ही वापस लौटा दूंगी। फिर लीदो उससे बोलता है कि ओके जब तुम्हारा मन करेगा तब तुम मुझे मेरे पैसे वापस लौटा देना। दूसरी तरफ वे की मॉम उससे बोलती है कि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि मिया ओ चार्लिंग की बेटी है, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये होना भी पॉसिबल है। वैसे तुमको क्या लगता है कि मिया अपने एडॉप्टेड डैड को छोड़कर ओ चार्लिंग के पास चली जाएगी? तो वे अपनी मॉम से बोलती है कि मॉम मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है क्योंकि मिया एक बहुत ही अच्छी लड़की है और वो अपने एडॉप्टेड डैड से बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो मुझे हमेशा उनके स्ट्रगल्स के बारे में बताती भी है। जहाँ तक मैं उसे जानती हूँ वो अपने एडॉप्टेड डैड को कभी भी नहीं छोड़ेगी। फिर वे की मॉम उससे बोलती है कि तभी तो मुझे मिया इतनी ज्यादा अच्छी लगती है और तभी मैं उसकी शादी अपने बेटे से करवाना चाहती हूँ। वैसे तुम मुझे बताओगी नहीं कि लीदो और मिया के बीच में आखिरकार चल क्या रहा है? तो वे उनसे बोलती है कि कहानी तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है क्योंकि मेरे भाई ने मिया को अपने दिल की बात बता चुकी है, बट अब वेट उस पल का है जब मिया मेरे भाई की प्रपोजल को हाँ बोलेगी और मेरी भाभी बन जाएगी। जब वो इसी तरीके से अपने मॉम डैड से बात कर रही होती है तभी वो देखती है कि ओयांग ने अपने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डाल रखी है कि उसकी और सीयू की एंगेजमेंट हो गई है और बहुत ही जल्द उन दोनों की शादी होने वाली है। ये सब देखकर वे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है
और वो अपनी मॉम से बोलती है कि मॉम ये सीयू इतनी ज्यादा बदतमीज कैसे हो सकती है। मैं ओयांग को समझ सकती हूँ कि वो मिया का भाई बन चुका है, इसीलिए वो उसे शादी नहीं कर सकता है, बट ये सीयू तो मिया की बेस्ट फ्रेंड थी ना, तो वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। इसको तो मैं बिल्कुल भी छोड़ूंगी नहीं। और ऐसे ही कहकर वो वहाँ पर से चली जाती है। अपनी बेटी का ये बिहेवियर देखकर उसके मॉम डैड श्योर हो जाते हैं कि अब तो पक्का उनकी बेटी कुछ तो गड़बड़ करने वाली है। दूसरी तरफ ओरे की मॉम अपने भाई के पास जाती है और उनको अपनी कंपनी का शेयर होल्डर बनने के लिए बोलती है, जहाँ पर वो उनसे बोलती है कि अब वो ओरे को इस कंपनी का चेयरमैन बनवाना चाहती है। ये सब सुनकर उसके भाई उससे बोलते हैं कि तुम ओरे के साथ ऐसा क्यों कर रही हो, ओयांग भी तो चेयरमैन बनना डिजर्व करता है, वो दोनों ही तुम्हारे बच्चे हैं, तो तुम उनके साथ भेदभाव क्यों कर रहे हो। ये सब सुनकर ओरे की मॉम उनसे बोलती है कि मैं मानती हूँ कि मैं दोनों की मम्मी हूँ, लेकिन ओरे सिर्फ मेरी बेटी है, ओ चाली की नहीं। ओ चांगली हमेशा ओयांग को ही सपोर्ट करता आया है, उसने ओरे को कभी अपना माना ही नहीं है। यही सब देखकर मुझे ओरे की फ्यूचर की बहुत ज्यादा टेंशन होती है, इसलिए मैं उसे इस कंपनी का चेयरमैन बनवाना चाहती हूँ। अपनी बहन की ये सारी बातें सुनकर उसका भाई उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ चैन से ओरे के सामने जाता है तो ओरे को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि चैन से ने मीडिया वालों को ओयांग के डैड की और डोरन की साथ में फोटो भेज दी थी, ताकि ओयांग के डैड की रेपुटेशन पूरी तरीके से खराब हो जाए। तो ओरे उनसे बोलती है कि तुमको मॉम ने बता दिया था ना कि डोरन उनकी बेटी है, तो तुमने ये फोटो मीडिया को क्यों दी। आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो, क्यों तुम उनकी रेपुटेशन पूरी तरीके से खराब करना चाहते हो। तो चैन से ओरे को काम डाउन करवाता है और उससे बोलता है कि ये सब मैंने तुम्हारे भले के लिए किया है। तुम्हारी मॉम ने मुझे ये फोटो दी थी और उन्होंने ही मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। वो चाहती है कि तुम चेयरमैन बनो और मैं भी चाहता हूँ। तो ओरे उससे बोलते हैं कि मैंने तुम्हें 50 बार बोल दिया है कि मुझे चेयरमैन नहीं बना है, तो तुम मेरे पीछे इतना ज्यादा क्यों लग रखे हो। तो चैनसे उसे बोलता है कि ये सब मैं तुम्हारे भले के लिए तो कर रहा हूँ। चैनसे की बातें सुनकर ओरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चैनसे पे चिल्लाकर कहती है कि मुझे पता है कि तुम ये सब किसके भले के लिए कह रहे हो, आखिरकार मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ चैनसे। तो चैनसे उससे बोलता है कि तुम काम डाउन हो जाओ और सोचो, अगर तुम चेयरमैन बन गई तो हमारे बच्चे का फ्यूचर कितना ज्यादा ब्राइट होगा, उसकी लाइफ बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। ये सब सुनकर ओरे उससे बोलते हैं कि नहीं बनानी मुझे मेरी बच्चे की लाइफ अच्छी, ये सारी साजिश करके। चाहे ओचाली मुझसे कितनी भी ज्यादा नफरत करते हो, लेकिन वो मेरे डैड है और उन्होंने मुझे पाला है, मैं उनके साथ ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। और ध्यान रखना, अगर आगे से तुमने उनके साथ ऐसा किया तो उसका अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना। दूसरी तरफ ओयांग को पता चलता है कि मिया अपने घर को बेच रही है। ये सब सुनकर ओयांग को मिया के लिए बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रही होती है। जब ओयांग का बॉडीगार्ड उसे इस सब के बारे में बता रहा होता है तो उसकी बात सीयू सुन लेती है। थोड़ी ही देर में मिया के घर को खरीदने के लिए वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और वो मिया से कहते हैं कि तुम्हारा घर तो बहुत ज्यादा पुराना है, इसलिए हम तुम्हें इस घर के बदले में कम पैसे देंगे। तो फिर मिया उनसे बोलती है कि अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे इस घर को बेचना है कि नहीं बेचना है। मिया की बातें सुनकर वो लेडी उससे बोलती है कि अरे अरे तुम तो बुरा मान गई, चलो ठीक है, जितना तो पैसा तुम बोलोगी उतना ही पैसा मैं तुम्हें दूंगी। क्योंकि उस लेडी को भी पता था कि मिया का घर बहुत ही सुंदर है और बहुत ही प्यारा भी है, इसीलिए वो इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से खोना नहीं चाहती थी और वो तभी मिया को कन्विंस करने लग जाती है कि मिया उनको वो घर बेच दे। बट मिया उनकी बात मानने के लिए मना कर देती है और उनसे कहती है कि उसे अभी इस घर को बेचना नहीं है। दूसरी तरफ डोरन अपने दोस्त को फोन करती है और उससे बोलती है कि लीडो अभी अपने ऑफिस में आया कि नहीं आया। तो उसका दोस्त उससे बोलता है कि फिलहाल के लिए तो लीडो यहाँ पर नहीं आया, लेकिन जैसे ही वो आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर डोरन उससे बोलती है कि तुम वहीं पर ही बैठे रहना, हाँ कहीं चले मत जाना, क्योंकि तुम्हें पता ही है ना कि लीडो एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, इसलिए वो बिजी होगा, थोड़ी ही देर में वो आ जाएगा, तुम वहीं पर ही रहना और पल पल की खबर मुझे देते रहना। दूसरी तरफ सीयू ओयांग से कहते हैं कि तुमने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए फटाफट से ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ। इससे पहले कि सीयू ओयांग के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती, वहाँ पर वे ओयांग के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ जाती है और ओयांग से बोलती है कि अब से सीयू को तुम्हारा ब्रेकफास्ट लेकर आने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो काम सीयू कर रही है वही काम मैं करूंगी। ये सब सुनकर सीयू से बोलती है कि आखिरकार तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है, तुम हमेशा मुझसे झगड़ा करने के लिए क्यों आ जाती हो। फिर वे उससे बोलती है कि मुझे तुमसे झगड़ा करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी ओयांग उन दोनों की लड़ाई रुकवाता है और सीयू को काम करने के लिए भेज देता है और सीयू ओयांग की बात मानकर काम करने के लिए चली भी जाती है। थोड़ी ही देर में ओयांग वे के सामने जाता है और उससे बोलता है कि क्या हो गया, आज अचानक से दोबारा से तुम मेरे लिए खाना लेकर क्यों आ गई, कहीं तुम मुझे दोबारा से पसंद तो नहीं करने लग गई हो। फिर वे उससे बोलती है कि नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी शियू से ना हो बल्कि किसी और लड़की से हो जाए, क्योंकि शियू एक अच्छी लड़की नहीं है। जैसे ही वो दोनों इसी तरीके से बात कर रहे होते हैं तभी ओयांग को एक कॉल आता है। कॉल रिसीव करने के बाद ओयांग सीयू को अपने साथ लेकर वहाँ पर से चला जाता है। थोड़ी ही देर में ओयांग एक लड़की को बोलता है कि उसे किसी न किसी तरीके से मिया को ये पैसे देने होंगे। ये सब देखकर वो लड़का उससे बोलता है कि वाह आप तो बहुत अच्छी लड़की है, मैंने आज तक ऐसा कभी भी नहीं देखा है, क्या जो लड़की घर बेच रही है वो आपकी गर्लफ्रेंड है। तो ये सब सुनकर ओयांग उससे बोलता है कि नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है बल्कि मेरी बहन है। थोड़ी ही देर में वे तुरंत के दोस्त के सामने जाती है और उससे बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो उससे बोलता है कि मैं तो यहाँ पर ऐसे ही बैठ रखा हूँ, तुम बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वे उससे बोलती है कि कहीं तुम मेरे भाई की जासूसी तो नहीं कर रहे हो। एक बात मुझे तुम सच सच बताना, डोरन मेरे भाई को पसंद करती है ना। ये सब सुनकर डोरन का दोस्त उससे बोलता है कि मैंने तो तुम्हें बताया भी नहीं, फिर भी तुम्हें पता चल गया, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। फिर वे उससे बोलती है कि इसमें स्मार्ट की क्या बात है, आखिरकार मैं भी एक लड़की हूँ तो मैं डोरन की फीलिंग तो समझ ही सकती हूँ। बाय द वे तुम डोरन के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो, क्या तुम उसे पसंद करते हो।
फिर दुल्हन को दोस्त से दोबारा बोलता है कि सच में तुम तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, मैंने तुम्हें बताया भी नहीं फिर भी तुम्हें सारी बात पता चल गई। दूसरी तरफ ओयांग और लीतो आपस में बॉक्सिंग का मैच कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ सीयू बस सोच रही होती है कि कब ओयांग मिया के बारे में सोचना बंद करेगा और सीयू को उतना ही प्यार करेगा जितना वो मिया को करता है। यही सब सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। दूसरी तरफ ओयांग लीतो को बताता है कि मिया अपना घर बेचने वाली थी। यही सब सुनकर लीतो उससे बोलता है कि मैंने मिया को बताया था कि मेरा एक दोस्त है जो कि बहुत ही अच्छा डॉक्टर है और उसके पापा का ट्रीटमेंट हम यूएसए में जाकर कराएंगे। मैंने उसे पैसों की टेंशन लेने के लिए मना किया था लेकिन वो मानती कहाँ है। उसे दूसरों का एहसान लेना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए शायद उसने ये सब किया। बट आई होप कि उसके पापा जल्द से जल्द ठीक हो जाए क्योंकि वो अपने पापा से बहुत ज्यादा प्यार करती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी का ड्रामा मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय।